Hello everyone. In today's video we are going to discuss about properties of enzyme and mechanism of enzyme action. First of all, enzymes are polymeric organic compounds. Polymers के बने होते हैं, organic compounds होते हैं. Wholly और partially proteinous in nature. यानी ये तो कम्प्लीटली प्रोटीन के बने हो सकते हैं या फिर पार्शली प्रोटीन के बने हो सकते हैं. होली है तो हम उसको बोलेंगे प्योर प्रोटीन, इस लाइक पेप्सिन एंजाइम हो गया. पार्शली है तो वो क्या होगा, एक उसके अंदर प्रोटीनियस पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. वो पार्शली प्रोटीनियस इन नेचर होंगे. लाइक एग्जाम्पल के लिए कैटालेज हो गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. रिक्वायर्ड इन माइक्रो अमाउंट्स, सिर्फ स्मॉल या फिर माइक्रो अमाउंट्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं एंड अगेन यूज कर लिए जाते हैं. लाइक जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट, और एंजाइम रिलीज हो जाएगा वापस से, तो वो एंजाइम अगेन यूज कर लिया जाता है. बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होते हैं, एक्ट करते हैं बायोकैटालिस्ट की तरह. यानी जो लिविंग के अंदर जो रिएक्शंस को, जितनी भी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी उनको कैटालाइज करने का काम एंजाइम्स ही करते हैं. अब बायोकैटालिस्ट में या तो ये एनाबॉलिज्म कर सकते हैं या ये कैटाबॉलिज्म कर सकते हैं. एनाबॉलिज्म का मीनिंग हो गया या तो ये कोई चीज़ सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कैटाबॉलिज्म के अंदर यानी ये कोई चीज़ ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो वो सारी जो रिएक्शंस है वो किसकी हेल्प से होती है, बायोकैटालिस्ट या फिर एंजाइम्स की हेल्प से होती है. नाइदर इनिशिएट नोर चेंज द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो भी एंजाइम होगा, फर्स्टली साथ में इसके क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा. और ये क्या फॉर्म करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट. फर्स्टली तो एक बीच में ट्रांजिशन होगा जिसके अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में ब्रेक डाउन हो जाएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर. तो जो भी एंड प्रोडक्ट होगा उसकी नेचर कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगी, या फिर जो ये रिएक्शन यहाँ से इनिशिएट हुई है ना एंजाइम्स इसको इनिशिएट करेंगे. तो नाइदर इनिशिएट नॉर चेंज द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, और इस टेम्परेचर स्पेसिफिसिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. यानी जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं. एग्जाम्पल के लिए रेंज होती है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस की. इस रेंज के बीच में मोस्टली एंजाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें टेम्परेचर की, कि कौन सा एंजाइम किस टेम्परेचर के ऊपर फंक्शन करेगा, लाइक अमाइलेज है 37 डिग्री के ऊपर अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है. इसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं. सेम जैसे टेम्परेचर स्पेसिफिक थे वैसे ही पीएच स्पेसिफिक होंगे. अब पीएच स्पेसिफिक है तो एक रेंज होगी जिसके ऊपर अपनी ये ऑप्टिमम पीएच शो करेंगे. ये एवरेज पीएच है 6 to 7.5 जिसके ऊपर जो एंजाइम्स है मोस्टली अपनी जो एक्टिविटी है ऑप्टिमम एक्टिविटी वो शो करते हैं. बाकी अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग पीएच होता है जिसके ऊपर वो अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं. लाइक 6.8 होता है अमाइलेज के लिए, 1.2 to 1.8 या फिर हम ऑलमोस्ट 2 बोलते हैं पेप्सिन के लिए, 8.8 होता है ट्रिप्सिन के लिए, और 7.6 होता है कैटालेज के लिए. तो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है. नेक्स्ट जो एंजाइम्स हैं या तो वो एंडो एंजाइम्स हो सकते हैं यानी कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं एक्सो एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स. एंडो एंजाइम्स का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि वो इनसाइड होंगे, या फिर इंट्रासेलुलर सेम मीनिंग है, यानी कि सेल के इनसाइड ही होंगे, वहीं पे क्या करेंगे, एक्ट विद इन द सेम सेल. जैसे कि रेस्पिरेटरी एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो क्या करते हैं विद इन द जहाँ पे रिलीज होंगे वहीं पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. एक्सो एंजाइम्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो है वो क्या होंगे, बाहर कहीं और प्रोड्यूस होंगे और कहीं और आके एक्शन करेंगे. लाइक सेलेब्री माइलेज है बक्कल कैविटी के अंदर, गैस्ट्रिक पेप्सिन है स्टमक के अंदर, पेनक्रेटिक लाइपेजिस है इंटेस्टाइन के अंदर. इसके बाद जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी कि हर एक एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है. पर्टिकुलर एंजाइम जो भी होगा पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होगा. अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये एक एंजाइम है,
जो ये पर्पल कलर का है वो एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ए, सबस्ट्रेट बी, सी एंड डी। अब ये जो एक्टिव साइट है इसके साथ जो फिट होगा वही क्या होगा, इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा, यानी उस सबस्ट्रेट का ये पर्टिकुलर एंजाइम होगा। तो सी सबस्ट्रेट ऐसा है जो इसके साथ फिट हो सकता है। तो जो एंजाइम ई है वो सी सबस्ट्रेट के लिए क्या है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, यानी कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। अगर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी और सेकंड होती है रिलेटिव स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मीनिंग होता है जो एंजाइम होते हैं वो कैटालाइज करते हैं ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर उनके इवन वेरी क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी है तो उसको भी ये कैटालाइज नहीं करेंगे। लाइक यूरिया और मिथाइल यूरिया है जो कि क्लोजली रिलेटेड है। यूरिया को क्या करता है, यूरेज एंजाइम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो मिथाइल यूरिया है उसको यूरेज एंजाइम कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये क्या शो करता है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करता है। रिलेटिव स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें, कैटालाइज अ नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैविंग कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, जिनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे, ये क्या कर सकते हैं, वो एंजाइम दो सबस्ट्रेट को भी कैटालाइज कर सकता है जिनके पास कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे। लाइक डी अमीनो एसिड्स ऑक्साइडेजेस की अगर हम बात करें तो जितने भी डी अमीनो एसिड्स हैं उनको ये कैटालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज द हाई टर्नओवर नंबर होता है एंजाइम्स का, और इसको हम बोलते हैं कैटल। तो इनकी जो यूनिट होती है, जो एक्टिविटी है उसको मेजर करने की यूनिट कैटल होते हैं। तो हाई टर्नओवर नंबर और कैटल होते हैं। टर्नओवर नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट माइक्रोमोल्स, जो भी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट माइक्रोमोल्स है एक्टेड अपॉन बाय 1 माइक्रोमोल एंजाइम मॉलिक्यूल इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और 1 माइक्रोमोल एंजाइम के थ्रू एक्ट किए जाएंगे, उनके ऊपर एक्ट किया जाएगा, वही क्या होगा, इनका टर्नओवर नंबर होगा या फिर कैटल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कैटालेज एंजाइम है उसका टर्नओवर नंबर होता है 5 मिलियंस। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसका टर्नओवर नंबर होता है 36 मिलियंस। तो अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग जो टर्नओवर नंबर है वो होता है। इसके बाद कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो एंजाइम्स होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, या फिर जो एंजाइम्स कैटालाइज करेंगी जिन रिएक्शंस को वो रिवर्सिबल होंगी। एग्जाम्पल के लिए जो ट्राइग्लिसराइड और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लाइपेजेस एंजाइम की हेल्प से ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगेन यही लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स को ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इन्होंने क्या शो की है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी शो की है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो की है। इंक्रीज बाय सर्टेन स्पेसिफिक एजेंट जिनको बोलते हैं एक्टिवेटर्स। जो एंजाइम्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं जिनको एक्टिवेटर्स बोलते हैं, उनके थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। या फिर कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं जो इस एंजाइम जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं, उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम है या फिर इसको बोलते हैं जाइमोजन या फिर प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पे पेप्सिन के अंदर या फिर एक्टिव फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, बाई HCl। यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो क्या है, एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेंगे और ये एक्टिवेट कर देंगे पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, इसकी जो एक्टिविटी है उसको एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा जो इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें, इनहिबिटर्स जो कि रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, इनहिबिशन करेंगे उस रिएक्शन का, जैसे कि साइनाइड हो गया, साइनाइड इनहिबिटर्स होते हैं। ये साइनाइड इनहिबिटर क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी साइटोक्रोम रिडक्टेज जो होता है, जो ETS होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है मोड क्या क्या होगा एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर करने का। तो इसके अंदर मोड्स के अंदर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बेसिस पे मेथड होता है बाय सफिसिंग एज आफ्टर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसके बाद में एज अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा बेसिस है मोड है नोमेनक्लेचर का, जैसे कि इसका एंजाइम हो जाएगा सुक्रेज या फिर लाइपेज।
तो इसके अंदर क्या हुआ है, एज जो सफिक्स है वो ऐड हुई है यहाँ पे। एक्शन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रेज है तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेगा, लाइपेज है तो लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस करेगा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिएक्शन, इसमें भी सेम होता है, बाई सफिसिंग एज आफ्टर द काइंड ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन का काइंड होगा उसके बाद, लाइक डिहाइड्रोजिनेज ऑक्साइडेज है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एक्शन इसका डिहाइड्रोजिनेशन है, तो जो एक्शन है रिएक्शन है काइंड का, उसके पीछे क्या लगा दिया है, एज लगा दिया है, या फिर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्साइडेज लगा दिया है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन नेचर, उनके अंदर प्रोटीन का नेचर कैसा है, इसका मेथड होगा कि जो एंजाइम होगा उसके जो सफिक्स होगी वो इन होनी चाहिए, यानी कि जो एंड होगा वहाँ पे इन प्रेजेंट होना होगा, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर टाइलिन, इन तीनों के अंदर क्या है, इन सफिक्स एंड है, जो एंड है वहाँ पे इन लगा हुआ है। अगर पेप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। टाइलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जो एंजाइम है इसको स्लेवरी अमाइलेज बोला जाता है, इसका जो नाम है वो रीनेम कर दिया गया है, तो इसको अब सेलेवरी अमाइलेज बोला जाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स के बेसिस पे, जैसे कि पेपिन है वो पपाया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये क्या करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की स्प्लिटिंग कर देगा। लेटेस्ट मेथड है जो कि लेटेस्ट यूज़ किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम नेम मस्ट बी फॉर्म्ड ऑफ 2 वर्ड्स, जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, दो वहाँ पे एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, 2 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड इंडिकेट करता है सबस्ट्रेट को, सेकेंड वर्ड इंडिकेट करता है एक्शन को, जो एक्शन होगा एंजाइम का उसको इंडिकेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए ग्लूटामेट, पाइरुवेट, ट्रांस अमाइनेज, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस अमाइनेज होगा, ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो क्या फॉर्म कर देंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस एस्पार्टेट फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ग्लूटामेट था बाद में एस्पार्टेट बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांस अमाइनेज हुआ है, तो एक्शन इन्होंने शो किया, और ग्लूटामेट यहाँ पे जो भी हमने सबस्ट्रेट लिया था उसको ये शो कर रहा है। तो ये मेथड थे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है आइसो एंजाइम्स का। आइसो एंजाइम, आइसो यानी सेम, तो आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सिमिलर कैटालिटिक फंक्शन, कैटालिटिक फंक्शन सेम है बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है, और इनको हम बोलेंगे आइसो एंजाइम्स या फिर आइसोजाइम्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसको LDH बोलते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या है, 5 कैटेगरीज होती है LDH आइसोएंजाइम्स की। टेट्रामेरिक एंजाइम है जो कि फॉर्म्ड होते हैं 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स से, एक पेप्टाइड यूनिट को हम बोलते हैं H और सेकंड को बोलते हैं हम M। H रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मायोकार्डियम ऑफ हार्ट और M रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मसल्स को। तो ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं M और H, ये क्या फॉर्म करती हैं, 5 जो इसकी कैटेगरीज LDH आइसोएंजाइम्स फॉर्म करते हैं। लाइक ये LDH टेट्रामर है, इसके अंदर एक यूनिट B है और एक यूनिट सब यूनिट A है। ये क्या है, सब यूनिट है, इनको हमने नाम दिया है H और M का। तो जो B सब यूनिट है उसने क्या किया, कंप्लीटली LDH फॉर्म कर दिया। तो B क्या है, यहाँ पे मायोकार्डियम और RBCs फॉर्म करेगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, H हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब यूनिट M हो जाएगी। तो H सब यूनिट ने क्या फॉर्म कर दिया, यहाँ पे ये चारों के चारों क्या है, ये भी H है, सेकेंड भी H है,
क्योंकि जो ग्रीन वाला वो H रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे थर्ड भी H है और फोर्थ भी H है, सारी की सारी सब यूनिट क्या है, जो यूनिट्स हैं वो क्या है, H की है। तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, LDH1 फॉर्म कर दिया। और ये जो LDH1 है वो प्रेजेंट होता है मायोकार्डियम एंड आरबीसीज के अंदर। सेकेंड जो है, एक जो M टाइप सब यूनिट है उससे ये रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये क्या फॉर्म हो गया, LDH2 हो गया है, जो प्रेजेंट होता है मायोकार्डियम एंड आरबीसीज के अंदर। LDH3 के अंदर 2 सब यूनिट्स ऑफ H एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ M प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होता है ब्रेन एंड किडनीज के अंदर। इन द सेम वे LDH4 के अंदर सिर्फ एक सब यूनिट H की बच जाएगी और 3 सब यूनिट M की हो जाएगी। और LDH5 के अंदर ऑल द 4 सब यूनिट्स आर मेड अप ऑफ A सब यूनिट, जो A सब यूनिट की या फिर हम बोलते हैं M सब यूनिट की बनी हुई है, तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, LDH5 फॉर्म कर लेंगे, जो कि लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस वे के अंदर इन्होंने क्या फॉर्म कर लिए, 5 आइसोजाइम्स फॉर्म कर लिए हैं। अब क्या होता है, नॉर्मलिटीज होती है, अगर इंक्रीज इन LDH1 एंड LDH2 के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो ये इंडिकेट करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। वाइल द लेवल ऑफ LDH5 के अंदर अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये इंडिकेट करते हैं लीवर कॉन्जेक्शन को, क्योंकि लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर LDH5 जो टाइप का आइसोजाइम था वो प्रेजेंट था, तो ये लीवर कॉन्जेक्शन शो करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है क्रेटिनिन काइनेज। जो क्रेटिनिन काइनेज एक डाइमर प्रोटीन है फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। M मसल टाइप होती है, B ब्रेन टाइप होती है। जो ये 2 सब यूनिट है M और B सब यूनिट है, ये फॉर्म करती है 3 टाइप ऑफ आइसोजाइम्स, 3 टाइप के यहाँ पे आइसोजाइम्स ये फॉर्म करेंगी। तो CK1, CK2 एंड CK3 ये 3 टाइप के एंजाइम यहाँ पे इन्होंने फॉर्म कर दिए हैं, जो भी 2 सब यूनिट्स हैं M और B। कंपोजिशन क्या होगी, जो इसके अंदर क्या है, BB हो गया, इसके अंदर M और B हो गया और इसके अंदर MM हो गया, यानी कि टोटली ब्रेन टाइप है, तो ये प्रेजेंट होगी ब्रेन के अंदर। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, ब्रेन ट्यूमर्स ये एलिवेट करती है। CK2 जो है वो मसल्स एंड ब्रेन दोनों की हाफ हाफ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कोज करती है। CK3 जो है वो सिर्फ कंप्लीटली M टाइप यानी कि मसल टाइप की बनी होती है, जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और स्केलेटल मसल्स की जो डिजीज होती है वो कोज करेंगे। तो ये थे आइसोजाइम्स। नेक्स्ट है जो ओरिजिन है आइसोजाइम्स का, वो कैसे हुआ। जो आइसोजाइम्स है उनका ओरिजिन हुआ है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, जो भी जीन्स के अंदर विद इन द टाइम, जो टाइम के साथ साथ जो वेरिएशंस आई है इवोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर, उससे ही क्या हुआ है, आइसोजाइम्स का इवोल्यूशन हुआ है या फिर आइसोजाइम का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके अंदर 3 मॉडल्स आएंगे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस या फिर लॉक एंड की मैकेनिज्म, सेकंड होगा इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म और थर्ड होगा माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है या फिर मैकेनिज्म है वो है लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या होगा, एक लॉक होगा और की होगा, ठीक है। लॉक एंड की जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की तरह, लॉक यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा और की यहाँ पे एंजाइम होगी, उसकी तरह एक्ट करेंगे। तो जैसे एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, उसी से ये ओपन होता है। इन द सेम वे पर्टिकुलर एंजाइम कैन एक्ट ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ड्यू टू देयर स्पेसिफिसिटी। पर्टिकुलर एंजाइम क्या करेगा, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। स्पेसिफिसिटी के अंदर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंजाइम्स शो करते हैं। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक लॉक होता है एंड एक की होती है। जो ये लॉक है वो क्या है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा और जो ये की है वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगी। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ क्या करेगा, बाइंड होगा। यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे ये आके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। ये यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं माइकलिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को भी बोला जाता है माइकलिस कॉम्प्लेक्स, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट एंड एंजाइम के अंदर अगेन ब्रेक हो जाएगा। जो भी एंजाइम, जो भी यहाँ पे एंजाइम था या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर ये ब्रेक हो जाएगा और जो एंजाइम है हमारा वो क्या है, वो
स्पेयर रह जाएगा, वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये एंजाइम हो गया और ये प्रोडक्ट रिलीज हो गए। तो ये एंजाइम क्या है, वापस से यूज कर लिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो ये एंजाइम होता है या फिर जो ये की होती है, इसके पास क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्टिव साइट्स हैं, जिस एक्टिव साइट्स की वजह से ये जो लोग है इसको ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती हैं और इसको ये ओपन कर पाती है। इन द सेम वे एंजाइम के केस में भी क्या होता है, कुछ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम के पास, और ये एक्टिव साइट्स क्या करती हैं, जो भी इनकी जो स्पेसिफिसिटी है उसको ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगी। जो ये एक्टिव साइट है उसके अंदर भी कुछ अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रुप के लिए जैसे कि OH ग्रुप हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स के अंदर, COOH हो सकता है यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड्स के अंदर, NH2 ग्रुप हो सकता है बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर, और SH हो सकता है सिस्टीन अमीनो एसिड्स के अंदर। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स जो है यहाँ पे एक्टिव साइट्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जो कि इनको रिकॉग्नाइज करके इस जो पर्टिकुलर एक्टिव साइट्स के ऊपर जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की वो करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा, अब जो हमने बात की है, जो ये रिएक्शन हुई है हमारी, जो कंप्लीट रिएक्शन हुई है, एंजाइम और सबस्ट्रेट ने एंजाइम कॉम्प्लेक्स या फिर हमने बोला था इसको माइकलिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, और देन ये ब्रेक हो गई एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जब प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हुए हैं और जब ये फॉर्म हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेट कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे K1, K-1 एंड K2, 3 रेट कांस्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो K1 क्या होगा यहाँ पे, K1 होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। जो ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, और फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हुआ है, इस रेट कांस्टेंट की हेल्प से। तो K1 क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। सेकेंड इज द K-1 रेट कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, जो K-1 है। अब वापिस से ये ES कॉम्प्लेक्स वो इधर भी ब्रेक हो सकता है, इधर ब्रेक होगा तो K-1 होगा, तो ये क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। और K2 जो है ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ES कॉम्प्लेक्स। इस ES कॉम्प्लेक्स से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रेट कांस्टेंट होगा K2। तो ये 3 अलग अलग रेट कांस्टेंट है जो यहाँ पे इस जो एंजाइम्स की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंड मैकेनिज्म, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फिट करने के लिए जो एंजाइम्स है सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए इंड्यूस करेगा इसके अंदर, तो ये इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर क्या होगा, अब वैसे तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है कि जैसे कि लॉक एंड की मैकेनिज्म के अंदर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर चेंज क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो एंजाइम है वो चेंज को सेव कर देता है, जो शेप होती है उसको चेंज कर देता है। तो फर्स्ट क्या है, सबस्ट्रेट होगा एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा एंजाइम, ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या फॉर्म कर लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। अब ये जो एंजाइम है चेंजेस द शेप स्लाइटली एज द सबस्ट्रेट बाइंड, जैसे ये सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो स्लाइटली क्या कर लेगा, अपनी शेप को चेंज कर लेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, अगेन ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है एक्टिव साइट को लीव कर देंगे और एंजाइम जो है वो फ्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है, एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, जैसे ही सबस्ट्रेट से वो बाइंड करेगा वो स्लाइटली अपनी शेप को चेंज कर लेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव साइट्स, अगेन एक्टिव साइट की बात आएगी। जो ये एक्टिव साइट है, अब एक्टिव साइट के अंदर क्या होगा, 2 टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, या तो यहाँ पे बटरेसिंग ग्रुप हो सकता है या फिर यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ये इस साइड है ये बटरेसिंग ग्रुप है और ये इस साइड है ये कैटालिटिक ग्रुप है। तो ये एंजाइम में इसके ऊपर क्या, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके फिट होगा। तो ये जो बटरेसिंग और कैटालिटिक ग्रुप्स है इनका क्या काम है, जो बटरेसिंग ग्रुप है ये करता है सपोर्ट द सबस्ट्रेट, जो भी ये जो सबस्ट्रेट होगा इसको ही सपोर्ट करेगा। और जो कैटालिटिक ग्रुप है ये इसका काम क्या है, जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे जो रिएक्टेंट के बीच में,
रिएक्टेंट जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो भी यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, इनको ज्वाइन करने के बाद, इनके बाइंड करने के बाद जो भी बॉन्डिंग होगी उसको क्या करेगा, ये वीक करेगा। वीक कैसे करेगा, या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर सकता है या फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक प्रोसेसेस की हेल्प से ये जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक एंजाइम होता है, जो ये एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या है, CO2 प्लस वाटर को कार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें सिंपल, अगर ये कर रहा है, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है और ये 10 टाइम्स मिलियन फास्टर होता है देन ए नॉन कैटालाइज्ड एंजाइम से। यानी कि अगर नॉर्मल अगर हम बात करें CO2 प्लस वाटर का बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करेंगे, जो भी कार्बोनेट्स फॉर्म करेंगे उससे ये 10 मिलियन टाइम्स फास्टर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जो CA एंजाइम होता है, ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। और ये एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10 टाइम्स, जो 10 मिलियन टाइम्स फास्टर हो जाएगा नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शन से। नेक्स्ट इज द थर्ड माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। जो थर्ड टाइप का जो हाइपोथेसिस है या फिर मॉडल है एंजाइम एक्शन के लिए, वो है माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, ये बेस होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसके बेस के ऊपर जो मोड ऑफ एंजाइम है एक्शन का, वो बेस करता है, यानी वो डिपेंड करता है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल इन द रिएक्टिव फॉर्म। जो रिएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को रिएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा एंजाइम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन डिपेंड करता है। अब इसके बाद एक टर्म आती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वेरी हाई एनर्जी स्टेट होती है विच हैज़ 50-50 प्रोबेबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड आइदर टू द सबस्ट्रेट और टू द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगी, तो इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, या तो ये इस साइड मूव कर जाए, यानी कि जो भी सबस्ट्रेट थे या फिर जो भी रिएक्टेंट थे वो ऐसे कैसे वापस चले जाए, या तो ये इधर मूव कर जाए यानी कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इस स्टेट के ऊपर क्या होता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि ये सबस्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट करेगा या फिर ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कब कन्वर्ट करेगा, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास इनफ होगी और ये इसको बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, तब ये जाके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होती है, जो रेड शो की हुई है वो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्टेंट था उसने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यहाँ पे, ये जो है रेड वाला शो किया हुआ है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुई है विदाउट कैटालिस्ट। जैसे ही हमने कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाया, कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस टाइम पे यहाँ से रिएक्टेंट से चले और ये जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इस टाइम पे क्या है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड थी। तो एंजाइम्स का क्या काम है, मेनली एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करना, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो फास्टली कन्वर्ट हो जाए। अब ये क्या करता है, जो भी इसकी जो थर्मोकाइनेटिक्स है, इसकी जो भी एनर्जी काइनेटिक्स है या फिर हम इसको बोलते हैं जो भी थर्मोडायनेमिक्स है सिस्टम की, जो भी रिएक्शन हो रही है उसको ये चेंज नहीं करता है। लाइक अगर हम बात करें कैटालाइज्ड एज वेल एज नॉन कैटालाइज्ड की या फिर विदाउट कैटालिस्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे थी, दोनों ही केस में यहाँ पे थी, और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे थी, दोनों ही केस में सेम है। तो इसने क्या किया है, जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको चेंज नहीं किया है। जो कैटालिस्ट होते हैं या फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स को चेंज नहीं करते हैं, ना ही वो रिएक्टेंट की ना ही वो प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक्स को चेंज करेंगे। जो पाथ है वो एज इट इज चलता है, सिर्फ ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एनर्जी काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम, यानी कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब तक था माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस, अब माइकलिस मेंटन ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी इस मॉडल के बेस के ऊपर,
जिसको एनर्जी काइनेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या करता है, शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एंजाइम एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको ये शो करता है। इसके लिए 3 अजम्पशंस हैं जो कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन के अंदर अजम्प्ट किए गए थे। तो ये फर्स्ट अजम्पशन क्या बोलता है, ईएस कॉम्प्लेक्स इज इन स्टेडी स्टेट, यानी कि कांस्टेंट स्टेट में होता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी कंसंट्रेशन है ईएस कॉम्प्लेक्स की वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है, अंडर सैचुरेटिंग कंडीशंस ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व टू फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स एंड नन इज फ्री। जब सैचुरेटिंग कंडीशंस होगी यानी कि वहाँ पे सारी जो कंडीशंस है वो क्या है, सैचुरेट कर गई है, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई या फिर टेम्परेचर हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व टू फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे एंजाइम क्या करेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने में लग जाएंगे, कोई भी वहाँ पे फ्री नहीं होगा। थर्ड अजम्पशन के अंदर क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, जो भी रेट है ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का इज मैक्सिमम अंडर सैचुरेटिंग कंडीशंस। ये जो रेट है वो सैचुरेटिंग कंडीशंस के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे भी सेकंड में भी हमने यही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है या फिर एंजाइम है वो एक दूसरे के साथ ईएस कॉम्प्लेक्स बनाने में लग जाएंगे जब भी सैचुरेटिंग कंडीशन आएगी, और ईएस कॉम्प्लेक्स के रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा अंडर सैचुरेटिंग कंडीशंस के अंदर। अब ये जो 3 अजम्पशंस थे हमारे, इन अजम्पशंस के बेसिस पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ईएस सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, K1 जो कि ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट है, K-1 क्या है, ईएस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन का रेट कांस्टेंट है, और K2 क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट है फ्रॉम ईएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ईएस से क्या हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ Km। Km की टर्म्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, K-1 यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स प्लस K2 यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होने का कांस्टेंट है वो, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, इसको हम इसके अंडर में कर देंगे, तो ये Km रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को यानी कि VI यानी कि जो इनिशियल रेट ऑफ जो वेलोसिटी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, VI इज इक्वल टू V मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अंदर। अब ये जो अलग अलग एंटिटीज है वो क्या है, S है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। यहाँ पे जो Km अभी हमने रिप्रेजेंट की थी कि जो Km होती है वो किसके, Km क्या होती है, किसके इक्वल होगी Km, यहाँ पे Km इक्वल, जो Km है वो किसके इक्वल थी हमारी अभी, K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 के, तो Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो Km क्या है यहाँ पे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, एंड V मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम एक्टिविटी का रेट है, मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अंडर अ गिवन सेट ऑफ पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, ये सारी, और एंड इज कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, ये कांस्टेंट होगा स्पेसिफिक एंजाइम के लिए। तो जो सारी की सारी सैचुरेटिंग कंडीशंस के ऊपर जो मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है वो V मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन S इज इक्वल टू Km, जब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है S है, जब Km के इक्वल हो यानी माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, VI यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे V मैक्स प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से, यहाँ पे V मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा। अब जो VI है वो क्या हो गया, यहाँ पे Km को हमने बोल दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के इक्वल,
हमने क्या बोला है कि जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को Km के इक्वल रखा है, यानी कि हम Km को कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने Km की जगह कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रख दिया। अब यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट हो गया तो 2 सबस्ट्रेट हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा Vmax/2, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ Vmax, जो ये है Vmax/2 को, तो Vi क्या किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ Vmax के। ये क्या शो करता है, दिस शोज द व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ मैक्सिमल। जब इनिशियल वेलोसिटी जो है यानी कि जो Vi हाफ मैक्सिमल है उस टाइम पे क्या होगा, देन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, और माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज द इक्वल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट गिव्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। सेम बात है, अब इसमें बोला क्या है हमने, जब इनिशियल वेलोसिटी हाफ मैक्सिमल होगी, जो Vi इक्वल हाफ Vmax के होगा, उस टाइम पे क्या होगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वल होगी। या फिर हमने बोल दिया जब हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वेशन के इक्वल रखा, जो कांस्टेंट है उसके इक्वल रखा, तो उस टाइम पे क्या है, Vi जो है इनिशियल वेलोसिटी वो हाफ Vmax के इक्वल होगी। इसको एक अनदर वे के अंदर भी हम डिराइव कर सकते हैं, यानी अब हमने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ मैक्सिमल। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को हाफ मैक्सिमल रख लिया, अब लास्ट में क्या था, हमने Km को इक्वल रखा था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, यानी Km किसके इक्वल था यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, तो उस टाइम पे क्या था, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हाफ मैक्सिमल है। अब हमने क्या ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को ही हाफ मैक्सिमल ले लिया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी Vmax कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, और Vi को क्या बोलते हैं, हाफ Vmax बोलते हैं, तो हाफ Vmax इसके इक्वल होगा Vmax कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Km है और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है उसको इधर ले जाएंगे और Vmax को रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो Km है वो S के इक्वल आ जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के इक्वल आ जाएगा। स्टार्टिंग में भी हमने यही बात की थी, जब जो इनिशियल वेलोसिटी होती इक्वल होती है हाफ मैक्सिमल के, तो Km जो इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। तो दोनों ही केसेस में क्या है, जब Km कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के इक्वल है तो इनिशियल वेलोसिटी हाफ मैक्सिमल होती है, या फिर जब इनिशियल वेलोसिटी हाफ मैक्सिमल हो तो Km इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के इक्वल होती है। That's all for the today's session. Thank you so much.